अगर आप एक महिला हैं, आप अपने बहुत सारे दुश्मन खड़े कर लेती हैं अपने आसपास। हम कुछ करते नहीं हैं, हम होते चले जाते हैं। Do you plan to write a book in near future? What inspires you to tell a story? इंसान जितना ज़्यादा चीज़ों को जानता चला जाता है उतना ज़्यादा उसके अंदर भय भी आता है कि कहानियाँ केवल मनोरंजन ही नहीं करती हैं, वो बहुत कुछ सिखाती हैं। पेरेंट्स का क्या आपका रिएक्शन था जब आपने कहा मुझे रेडियो जाना है? आई थिंक दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव। तो क्या मैं डॉक्टर जयश्री सेठी को आने वाले सालों में कोई फिल्म डायरेक्ट करते हुए देख सकती हूँ? आप कहें और ऊपर वाला आपकी सुने, आपकी मुंह में तथास्तु। अगर अगला जन्म मिलता है तो स्टोरीज के साथ रहना चाहोगी या कुछ छूट गया है इस जन्म में जो करने की इच्छा भी है? मैं चाह रही हूँ कि इसी जन्म में सारी इच्छाएं पूरी करके जाऊँ। क्यों अगले जन्म में स्टोरीज नहीं सुनाना चाहो? So I've been my dad's doll. पापा की परी। आ गई स्टोरी वाली आ गई, लेकर अपने झोले में ढेर किस्से आ गई। सर पे उसके लहरे चोटी, नीचे पहने वो धोती, पाँव में है उसके जूती, आंखों में चमके मोती, कानों में कुंडल डाले, कहानी का जाल वो डाले। कौन आ गई। So that's Oh my God, look at you. हेलो, मैं हूँ स्टोरी वाली डॉक्टर जयश्री सेठी फ्रॉम स्टोरी घर दिल्ली, और आज मैं अपनी दोस्त सीमा के साथ हूँ और इसका पॉडकास्ट है जिसका नाम है कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा। डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर खुदा को जो पसंद आता है वहीं होती हैं। मेरठ में भी एक ऐसा घर रहा जहाँ पर एक बेटी ने जन्म लिया, उसकी किलकारियाँ गूंजी और आगे चलकर उसी बेटी ने अपने माँ बाप का नाम तो रोशन किया ही, साथ कुछ अंदाज़ ऐसा था, कुछ आवाज़ ऐसी थी, कुछ क्रिएटिविटी ऐसी थी कि जन जन में, या मैं यूँ कहूँ कि लोगों के दिलों में घर बनाने का हुनर उन्हें आ गया। आपने इंट्रोडक्शन सुन ही ली है, देख ही लिया है, आपने उनके दीदार कर ही लिए हैं। मेरी बहुत अजीज़ बड़ी प्यारी दोस्त जो बहुत कुछ हैं, यानी ऑथर हैं, थिएटर पर्सन हैं, आरजे रह चुकी हैं, टीवी पर्सनालिटी हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। सबसे बड़ी बात है फाउंडर हैं स्टोरी घर की, और एक एनजीओ भी शायद चलाती हैं। अब ये इतना सारा काम कैसे करती हैं, ये सवाल उठता है, और इसी के लिए तो उन्हें हमने बुलाया है पॉडकास्ट में आज की, और ये पॉडकास्ट बहुत ख़ास होने वाली है। सो वेलकम एवरीवन, कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा छोटा सा परिवार है और धीरे धीरे ये परिवार बड़ा हो रहा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। सो विदाउट मच अडू बात करते हैं डॉक्टर जयश्री सेठी से। हाय। हाय सीमा, तुम कितना मीठा बोलते हो, और तुमने मुझे रेडियो याद करा दिया। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आंखें बंद करूं और हाँ, सीमा बोल रही है। एंड थैंक यू फॉर लवली एंड वार्म इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। और रेडियो याद कराया है, अभी तो रेडियो के अंदर तुम्हें लेके जाने वाली हूँ यादों के जरिए। ठीक है, तैयार हो? बिल्कुल जी, तैयार हो। तो मेरे साथ कड़क चाय पीने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। चीयर्स। चीयर्स कर देते हैं, एक सिप ले लेते हैं पहले। तो जयश्री, करियर हमने आसपास ही शुरू किया, ब्रॉडकास्टिंग। Yeah, it seems like ages ago. यस। और मैं आज भी रेडियो से जुड़ी हूँ, और आपने बहुत सारी राहें खोल दी हैं खुद के लिए। एक वैसे मैं आपके बारे में सब जानती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो बहुत कुछ अचीव किया है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब मैं पढ़ रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन। हाँ, तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन किया है, तभी से एक ये बात आ गई थी कि मासेस के साथ जुड़ना है। सीमा, मुझे आज सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड है और ब्लेसिंग है। आई फील ब्लेस्ड। और इतने साल काम करने के बाद 26 से 27 साल हो गए काम करते हुए,
इतने सालों बाद लगता है कि ये शायद होना ही था, इसीलिए हुआ। एज वेन डाई सेज वी आर बीइंग डन, हम कुछ करते नहीं हैं, हम होते चले जाते हैं। तो मेरे घर में मेरे जो दोनों भाई बहन थे, बड़े भाई बहन, वो बहुत मेरे लिए इंस्पिरेशनल थे। एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, और घर पे जब रिश्तेदार आते थे तो सब उन दोनों की बातें करते थे। तो मुझे लगा मुझे भी कुछ लाइफ में करना चाहिए, कोई कद्दू में तीर मारना चाहिए, सो दैट पीपल ऑल्सो कम और मुझसे भी बात करें आपको। तो वो अंदर एक जो बचपन में जो एक इच्छा थी वहाँ से शुरू हुई। बहुत सारी राहें करने की कोशिश की। आज के टाइम की बात अलग है, अब बहुत अवेयरनेस है और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। जब 90s की हम बात करें तो उस टाइम पे क्या होता था, या तो सिविल सर्विसेज कर लो, या इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ, बैंक कर लो, रेलवेज की नौकरी है, या वकील बन जाओ, मतलब उस तरह के बड़े कन्वेंशनल ऑप्शंस थे, लिमिटेड प्रोफेशंस। हाँ, सो मैंने कभी सोचा मैं वकील बन जाऊंगी, फिर मुझे लगा कि मुझे कैट देना चाहिए, मैंने कैट भी बिना तैयारी के दिया, बस सोच के कि कहीं ना कहीं मेरी किस्मत शायद लग जाए, कहीं तीर निशाने पे लग जाए, शायद लग जाए। बट आई थिंक आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि जामिया में ऐसा एक कोर्स है, जामिया का हिंदी विभाग वो कोर्स चलाता है। असगर वजाहत, डॉक्टर अशोक चक्रधर, अब्दुल बिस्मिल्लाह जैसे लोग हैं हिंदी विभाग में, और वहाँ पर देयर इज दिस 2 years पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास मीडिया एंड क्रिएटिव राइटिंग। ओके, तो तू उसका एंट्रेंस टेस्ट दे दे। मैंने कहा हाँ, इतने सारे एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं, ये भी देकर देख लेती हूँ। ओके, एंड यस, आई गॉट इट, वो हो गया। तो यानी बाकी कुछ नहीं हुआ, यही हुआ या बाकी भी हो गया? अब देखिए, आप पर्दे खोल रही हैं तो खोल ही दीजिए। नहीं, बाकी कहीं कुछ हुआ नहीं। तो शायद यहाँ होना था, इसलिए बाकी बिल्कुल, कुछ नहीं क्योंकि आगे यहाँ तक पहुँचना था ना। तो वहीं से शुरुआत थी। और सीमा, आई थिंक वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिला, अच्छे गाइड्स थे, अच्छे टीचर्स थे। मनोज श्याम जोशी जी पढ़ाने आया करते थे, मतलब ऐसे ऐसे लोग जब आपको उनका मार्गदर्शन मिलता है। और अशोक चक्रधर जी उस टाइम पे HOD हुआ करते थे, तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तो एक दिन अब्दुल बिस्मिल्लाह जी क्लास ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक्टिंग कर लेती हो? मैंने कहा कभी किया नहीं है, बट आई वुडंट माइंड। सो उन्होंने कहा अशोक चक्रधर जी से मिल लेना जाके, वो बुला रहे थे। तो अशोक चक्रधर जी के घर जाकर मिली एज अ स्टूडेंट। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था वो क्यों बुला रहे हैं। वो एक सीरियल बना रहे थे उस टाइम पे, बोल बसंतो। ओके, तो उन्होंने कहा ये डायलॉग पढ़ के बता, और मैंने पढ़ दिया झोंक में। और उन्होंने कहा कि ठीक है जयश्री, तुम मेरे सीरियल में, मैं वकील प्ले कर रहा हूँ, मेरी असिस्टेंट बन रही हो। ही गिव मी अ गुड मीटी पार्ट, वाओ, एंड दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू। यानी थिएटर से कैसे इंट्रोड्यूस हो गई? वो थिएटर तो तब तक किया नहीं था, पर हाँ, ये टेलीविजन था। हाँ, सो पहली बार 97 में आई फेस्ड कैमरा। अच्छा, कभी कभी पता है जयश्री, मुझे लगता है कि ये जो डायरेक्टर्स आई होती है ना, लाइक आप स्टूडेंट हैं, वो HOD हैं, और क्या उनकी नज़र होगी, सोचिए कि उन्होंने कहा कि ये कर सकती है, मे बी बिकॉज ऑफ योर एक्सप्रेशंस एंड द वे ऑफ टॉकिंग, यहाँ जो कम्युनिकेशन था, जो बातचीत किया करते थे। राइट। सो इवन दूरदर्शन के साथ भी सीमा ऐसे ही रहा। विविध भारती में थी अगेन 97, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। तो एक सज्जन थे, उनका नाम नहीं लूंगी, वो आए और मुझसे मिले, तुम गोरी हो, अच्छा, ज़रा फला मैन से आके मिल लेना। एंड व्हेन आई सॉ दैट मैन, मुझे लगा ऐसे कैसे, और आई डिडंट मीट हिम। 2-3 बार मुझे कॉरिडोर में मिले आकाशवाणी के, तो आइए मिलिएगा। व्हाइट हाउस एक हुआ करता था, आप तो जानती हैं, तो खुद प्रहार किया करती थी जी। तो मैं गई नहीं मिलने। तो एक दिन डॉक्टर गीता बख्शी का फ़ोन आया, शी यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर, आज हमारा लाइव शो है, एंकर नहीं है, आएंगी आप? आई सेड ओके, I came. I did my first show and ईश्वर साथ था। वो शो अच्छा गया, एंड देन ऐसे दूरदर्शन से जुड़ा हो गया। अच्छा, मैं जो आप जैसे कह रही हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आई ना, तो आपने मना नहीं किया, और वही शायद आपका एक प्लस पॉइंट बन गया। यस, थिएटर करेंगी? वेल, कर लूँगी। व्हाई नॉट। TV करेंगी? कर लूँगी। हाँ, देखी जाएगी, है ना। अच्छा, आप रेडियो से टेलीविजन तक आ गई, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद रेडियो पे आई और रेडियो से टेलीविजन पर आ गई। पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही रही थी तब रेडियो से जुड़ना हो गया। राइट।
और उसी टाइम पे टीवी से भी जुड़ना हो गया। आपने जैसे कहा कि आपके बड़े भाई बहन की तरफ आप हमेशा देखती थी, गेस्ट आते थे, उनकी तारीफ करते थे और तब आपके मन में थोड़ा सा ऐसा फील होता था। तो जनरली पता क्या होता है, पहले का ज़माना था ना, 3 बच्चे 4 बच्चे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, काफ़ी होते थे, कोई प्लेग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही खेलो, है ना। अब आजकल एक एक बच्चा, कई बार नहीं भी बच्चे होते, लेकिन जो एक बच्चा होता है काफ़ी लोनली होता है, तो वो एक आपने बड़ा प्यारा टाइम बिताया है। टचवुड, यस। लेकिन अब जो ट्विस्ट है, क्वेश्चन ये है कि जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, वो एक तो पैम्पर्ड होता है और ना मार पिट रही है, इधर लथाड़ा जा रहा है, उधर फेंका जा रहा है, मतलब कोई पूछ नहीं रहा, कोई ऐसा कुछ था आपके साथ? नहीं, मैं लाडली रही हूँ, मैं तीसरे नंबर पे रही हूँ, मेरे से छोटा एक मेरा भाई है। अच्छा। और मैं अपने पिता की बहुत लाडली रही हूँ। होमवर्क भी होता था तो मैं धौंस से कराया करती थी अपना होमवर्क अपने भाई बहनों से, कर दे नहीं तो पापा से शिकायत कर दूंगी। ओह माय। सो आई बीन माय डैड्स डॉल। पापा की परी। सो जो जितना बिगाड़ा सारा उसका क्रेडिट मेरे पिताजी को जाता है। क्या बात है अंकल, आपने ना मतलब बना दिया लड़की को जहाँ आज है। श्योर, पापा देख रहे होंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ श्योर, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। कई बार पता है क्या होता है, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं अपनों को, पेरेंट्स को स्पेशली, हाँ, है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या हो गया, खाना बना के दे दिया तो, हाँ, कपड़े प्रेस मिल गए तो क्या हो गया, इट्स ओके। लेकिन ना ऐसे ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं, जैसे आप और मैं बैठी हैं, बातें हो रही हैं जी, ऐसे में लगता है कि नहीं यार, दिल की बात कही जा सकती है, वो सामने है नहीं, हाँ, है ना, हाँ, ऐसा होता है ना कई बार। और ये भी होता है सीमा, जब कॉलेज में होते हैं या जब पढ़ रहे होते हैं, उस टाइम पे वाकई में वैल्यू नहीं करते हैं। उस टाइम पे चीज़ें आपके हिसाब से हो रही होती हैं, यंग होते हैं, आसपास बहुत मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपको यहाँ से यहाँ उठा कर रखते हैं, राइट। तो हम वैल्यू नहीं करते हैं। आई थिंक एक पर्टिकुलर एज के बाद वी स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देयर रोल इन आवर लाइव्स। दुनियादारी समझ आने लगती है ना फिर। हाँ, तब शायद तब समझ में आता है कि भैया एक रेफ्यूज जो है, कहीं से भी थक हार के आएंगे, यहाँ आएंगे और सब बदल जाएंगे, बस ये 2 लोग हैं रहेगा जो नहीं बदलेंगे कभी। हाँ, ये घर रहेगा, है ना। सो वो एक चीज़ आई थिंक वो एक उम्र के बाद, वो एक समझ आने के बाद ही आती है। और वो आई थिंक आजकल के पेरेंट्स को अपने बच्चों से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि अभी उड़ान है, अभी उड़ने दो, अपने आप ठहर जाएंगे। वी हैव बीन वेरी लकी, अगर हम ये बात कहें, क्योंकि हमने तो मार भी खाई है अपने पेरेंट्स से, डांट भी खाई है, और फिर भी उसके बाद भी कुछ मन में नहीं रखा, है ना। हाँ। माँ के बारे में क्या कहना है? ममा आई थिंक जब बड़े हो रहे थे तो उस टाइम पे शायद इतना कभी हमने एक दूसरे के प्रति करीबी एक दूसरे के साथ फील नहीं किया, पर मतलब अब मैं कहूँगी कि पिछले 10-12 सालों में बहुत नज़दीक आ गए हैं हम लोग, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड। समय मिला साथ बिताने का, एक दूसरे को जानने का, समझने का। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज़ हर पेशेंस। मतलब ऊपर वाले ने पता नहीं कितना सब्र कैसे दे दिया, और मैं मतलब मुझे लगता है कि काश उनसे अगर कुछ ले पाऊँ तो उनका सब्र ले पाऊँ। पहले के लोगों में होता था, आई थिंक विमेन दे वर कंडीशन्ड लाइक दैट, राइट, उस टाइम पे, कि भैया तुम्हें संभालना है, तुम्हें जिम्मेदार बनना है, तो वो उस तरह से पली हुई वो जनरेशन रही। तो आई थिंक अब वो मेरी बहुत अच्छी सहेली हैं, तो नाइस, शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। या नाइस। अच्छा, रेडियो में आपने युववाणी से एंट्री 96, या उसके बाद फिर आप एफएम में गई, विविध भारती गई, बाद में भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का दिल्ली केंद्र है, मीडियम वेव 219, ओह, अर्थात 1568 किलोहर्ट्ज, समथिंग लाइक दैट। वाओ, यू स्टिल रिमेंबर। 3 घंटे की 6 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी सीमा, और हर आधे घंटे बाद ये अनाउंसमेंट करनी होती थी। और जो हमारे सीनियर्स थे, विजय लक्ष्मी जी थी, बहुत सीनियर जो रेडियो के लोग रहे हैं, वो मेरे साथ बैठा करते थे, क्योंकि जब यंग लोगों को सीनियर्स के साथ ड्यूटी लगाते थे। और मैं जब अनाउंसमेंट करने को जाती थी कहते थे लिखो, मैं कहा याद तो हो गई है, बोलते नहीं लिखो, आज महसूस होता है। लाइन हम वो लिखी हुई लाइन पढ़ा करते थे। अच्छा, वो कई बार ऐसा होता है ना कि जब रेडियो में, तो ब्रॉडकास्टिंग में तो ऐसा होता ही है कि आपके पास आधा मिनट बचा है, अब करना क्या है, तो फिर ये बोल दो। है ना, रिक्त स्थान काफी बार भरे हैं। बिल्कुल, काफी बार भरे हैं।
और उसके बाद आप एफएम में आई? उसके बाद FM 98। तो जब विविध भारती से एफएम में आई तो एकदम एक चेंज आया बोलने के स्टाइल में? आई थिंक थोड़ा कम आया चेंज, क्योंकि वो शायद जो चपलता थी वो विविध भारती में भी थी, उससे सीनियर्स परेशान रहते थे कि ये फुदकने वाला प्राणी है तो फुदकने वाली जगह पर जाए। वो चपलता मतलब आपकी पर्सनालिटी में ही थी? हाँ, दैट वाज आई थिंक पार्ट ऑफ इट, राइट। सो दे ट्राइड टू लाइक टोन मी डाउन, पर शायद इतना वो कर नहीं पाए वो लोग बेचारे। हाँ। और मुझे याद है जब इसका ऑडिशन था हमारा, तो राजीव सक्सेना हुआ करते थे, तो वो पर्दे के उस पार थे, बीच में शीशे पे कवर किया होता था। तो एक लाइन आई कि कौन सा था कि बूढ़े धनाढ्य की ड्योढ़ी पर घोड़े पर चढ़कर, टंग ट्विस्टर। हाँ ऐसा था, और मैंने लिख दिया घोड़े पर चढ़कर एड़ लगाई। तो राजीव जी की आवाज़ आई, एड़ होगा एड़ होगा। मैंने कहा देखिए, अब मुझे समझ में तो आ गया था मैंने गलती की है फिर मैंने कहा देखिए, यहाँ पर ना त्रुटि आपके इस पर्चे पर है, इस पे ए के ऊपर अगर आपने ए की मात्रा लगा दी तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, वो ए हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जाइए। वही सिलेक्शन हो गया आपका, शायद, है ना? कॉन्फिडेंस उसकी वजह से मतलब आई वाज़न्ट श्योर व्हाट टू से। और आई थिंक वो कॉन्फिडेंस सीमा शायद इसलिए रहा होगा क्योंकि जब आप आई थिंक इस एज में 20-21-22 साल की उम्र में, आज भी कन्फ्यूजन है, तब भी कन्फ्यूजन ही हुआ करता था। हर कोई अपने आप को टेस्ट कर रहा होता है, या ये करके देख लेते हैं, जैसे तुम गाती थी, अच्छा यहाँ चले जाते हैं, ये कर लेते हैं। तो उस टाइम पे डर नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करते रहते थे ना हम, और भय भी नहीं होता ना। अच्छा, तुमने ये जो बात मुझे कही है ना, मुझे भी एक बार कोई मैं प्रोग्राम कर रही थी, तब नई थी, इतना बोलना भी इतना अच्छा आता नहीं था, लेकिन सीख रही थी। तो मैंने ना एक शेर गलत पढ़ दिया। मैंने कहा कि कहते हैं मौत से, वैसे पढ़ना था बदतर है इंतज़ार, मेरी तमाम उम्र कटी इंतज़ार में, और मैंने पढ़ दिया कि कहते हैं मौत से बेहतर है इंतज़ार मेरी तमाम उम्र कटी इंतज़ार में। शो के बाद ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मैम आपने ये शेर, लेकिन भाई आर्ट वही है कि हमने उस पर स्टिक करके कहा नहीं, देखिए ना बेहतर, मैं जस्टिफाई किया जबकि मुझे पता था मैं गलत हूँ ये कॉन्फिडेंस बोलता है ना? कॉन्फिडेंस नहीं, शायद ये भी कि भय है, भय नहीं था। और मैंने एक चीज़ ये भी महसूस की सीमा, इंसान जितना ज़्यादा चीज़ों को जानता चला जाता है उतना ज़्यादा उसके अंदर भय भी आता है, और उतना ज़्यादा उसे लगता है कि मैं बोलने से पहले सोच लूँ, क्योंकि अब आपको मालूम है। Yes. जब आपको मालूम नहीं होता ना, चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है, तब आप स्वच्छंद दौड़ते हैं। और अब जैसे जब मैंने कहानियों की शुरुआत की और उस टाइम पे कोई मुझसे कहानियों के बारे में बात करता था तो मैं बहुत निर्बाध रूप से बात किया करती थी। आज की डेट में अगर पेडागॉजिकल रेलेवेंस और कहानियों पे बात करते हैं तो मैं 2 दफ़े 3 दफ़े सोचती हूँ कि अच्छा इसका ये भी एक अगर इसका मेटा एनालिसिस किया जाए, इसका ये भी अर्थ निकल सकता है, ये भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो मैं सोच के बोलती हूँ। तो किसको बेहतर मानती हैं आप? आई थिंक अब डेफिनेटली अब वाली स्थिति ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो लोग जिनसे जब आप बात कर रहे होते हैं वो शायद अपने क्षेत्र में सिद्धस्थ होते हैं, उन्हें मालूम होता है। ठीक। आपको पता नहीं चलता कि सामने वाला आपको किस तरह से आंक रहा है। तो इसीलिए आज की डेट में मुझे लगता है कि हाँ, अगर मैं किसी से बात करती हूँ अपने सब्जेक्ट के बारे में, और अगर मैं समझ के बोलती हूँ तो सामने वाला मुझे कम नहीं आकेगा, उसे समझ में आ जाएगा कि हवाबाजी नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत सुंदर बात कह रही हैं आप। अच्छा, रेडियो आपने किया, टेलीविज़न आपने किया, और सालों साल किया है। तो अब जैसे आप कह रही हैं कि आपने ऑडिशन में ऐसा जवाब दे दिया है ना, क्योंकि उम्र छोटी थी, एक्सपीरियंस नहीं था, बात करने का एक वो कहते हैं ना कि ये भी नहीं पता था किससे कैसे बात करनी चाहिए। तो जो मन में आया आपने कह दिया, तो सामने वाला भी आपको कई बार इसलिए भी माफ कर देता है कि आपके भोलेपन को भी वो ले लेता है ना, इनोसेंट है, बच्चा है, अभी उम्र छोटी है, सीख जाएगी या सीख जाएगा, ऐसे होता है। लेकिन आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम रेडियो, फ्रॉम टेलीविजन, आपको आज क्या लगता है कि पर्सनालिटी किस अंदाज से निखरी है आप? सीमा, ये कहना मुश्किल है कि किसी एक माध्यम ने आपको बदला होगा। आप लाइफ के किसी भी फेज में जहाँ होते हैं, राइट, और वहाँ तक पहुँचने में और आपके व्यक्तित्व को बनाने में केवल किसी एक घटना या एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता।
उसमें बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होता है वो भी होते हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया हुआ होता वो भी होते हैं। तो रेडियो ने माइक का डर भगाया, नहीं तो आज भी याद है पहले गले में थूक अटकता था, बिल्कुल। आवाज़ में कंपन आता था जब बोलना शुरू करते थे। टेलीविज़न ने कैमरे का डर भगाया और लाइव टीवी किया, लाइव शोज़ किए। तो लाइव टीवी में और भी मज़ा ये रहता है कि आपको रीटेक का मौका नहीं लगेगा और आप जो भी बोल रहे हैं वो जा रहा है, संभालना है। अब जैसे सिडनी ओलंपिक हुए थे 2000 में, तो मुझे मौका लगा, मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट उसमें दूरदर्शन पे हुए थे, वो भी सब किया। तो वो जो डर है कैमरे का वो वहाँ से छूटा। स्टेज पे लाइव ऑडियंस का जो डर होता है, भय होता है, वो छूटा। आई थिंक अब जो है, अब मुझे ये लगता है कि अगर कहीं कोई चूक हो भी गई तो उसमें फिर मैं अपने आप को उतना बीट नहीं करती कि ठीक है, हो गया, वो लम्हा गुजर गया, ठीक है। वो थोड़ा सा डर जो है अब नहीं है। आई थिंक आप थोड़े से उन्मुक्त हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तजुर्बा कह सकते। हाँ, मतलब वो आई थिंक किसी के अंदर भी आएगा। आप चाहे किसी और क्षेत्र में, फील्ड में काम कर रहे हैं, जब इतने साल आप काम करेंगे तो तजुर्बा बोलता है। हाँ। फिर जब लगता है कि पहले नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ा। चलिए, पेरेंट्स की बात बताइए। पेरेंट्स का क्या आपका रिएक्शन था जब आपने कहा मुझे रेडियो जाना है? आई थिंक दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट। कभी कभी किसी की तरफ से, मुझे घर से कभी किसी चीज़ का चैलेंज या चुनौती नहीं आई। जब मुझे दुबई जाना था तो मुझे ये भय था कि नहीं जाने देंगे, तो मैं बिना बताए ऑडिशन दे आई, और ऑडिशन देकर आई तो बाहर निकली तो वहाँ के जो CEO थे उन्होंने कहा चलिए हमारे साथ शारजा वीज़ा है, पासपोर्ट है ना आपके पास। घर आई तो माँ का मुझे डायलॉग याद है, सुना आपने, ये उड़ने की तैयारी कर रही है। माँ ऐसी बोलती है। तो पापा ने आकर पूछा एंड दे वर शॉक्ड कि आई डिडंट टेल देम, एंड मैं सब कुछ करके आ गई हूँ। फिर मैंने कहा हाँ आप देख लो, आप अगर आप नहीं कहोगे तो नहीं। अच्छा, मतलब आपने ये सोचा कि ऑडिशन क्लियर कर लूँ उसके बाद बताऊंगी? देखी जाएगी। आई वाज़न्ट श्योर कि मुझे मिल जाएगा, मालूम नहीं था ना। आप जब मस्ती में चले जाते हैं कि हो जाएगा तो देख लेंगे, नहीं। अच्छा, और हम उस जनरेशन के बच्चे हैं जो आपने अभी कहा कि मैंने उनसे कहा देख लो जैसे भी है। अगर नहीं कहो, जान तो चाह रही थी पर अंदर से कहा कि अगर कहोगे नहीं जाना है तो ठीक है, नहीं जाएंगे। फिर मतलब पता किया गया, कोई लोकल गार्जियन निकल आए, शुरू में डर था, फिर भेज दिया। अच्छा, आपकी इस जर्नी में कोई ऐसा पराया इंसान जो आपको आज बरबस ही याद आ रहा हो कि जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिला और आप आगे बढ़ी? मतलब मुझे तो ये लगता है कि जहाँ मैंने कोशिश की उस हिसाब से आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने मुझे दूरदर्शन पे पहली बार मौका दिया, वो लोग मैं कहूँगी कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जैसे रेडियो पर मुझे मौके मिलते चले गए, कुछ लोगों ने ये भी किया कि मतलब आप नहीं कर सकती हैं, तो कई बार पॉइंट प्रूव करने का चक्कर जो होता है, वही तो मैं पूछ रही हूँ। हुआ। सो मेरा वो रेडियो टेलीविजन में नहीं हुआ, पर जब मैंने अपना स्टोरी घर शुरू किया तो उस टाइम पे काफ़ी लोगों की त्योरियां चढ़ी होंगी शायद, और तब मेरे पिताजी थोड़ा सा झटके में थे कि भाई आप अच्छा खासा कमा रही हैं, US में अच्छा खासा कर रही हैं, US से हिंदुस्तान आ गई और अब कह रही कहानियाँ सुनाएंगी। और उस टाइम पे जो लोग मिलते थे वो कहते थे कहानियों के कौन पैसे देता है। तो मैंने कहा देखी जाएगी। तो मुझे ऐसे याद है, सीमा, मेरा जो पहला इवेंट हुआ था इसमें आप भी आई थी, मैंने आपको भी इनवाइट किया था। एक उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, उनका स्टेज शो मैंने किया, तो मैंने कहा मुझे भी करना है भाई, इंडिया हैबिटेट सेंटर में शो। कहाँ जयश्री, ऐसे थोड़ा मिल जाती हैं जगहें जो तुम सोच रही हो कि तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, महीनों की प्लानिंग होती है। मैंने कहा अच्छी बात है। सीमा, रेडियो टेलीविज़न में मुझे ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगी कि किसी ने हाथ रोका हो। हाँ, ऐसा हुआ है। मतलब जब मैं उस रेडियो स्टेशन का नाम नहीं लेना चाहूँगी, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यस, रास्ते रोके गए। और यहाँ पर होता ये है सीमा, मैं स्टोरी वाली बात पे बाद में आऊँगी। वर्क प्लेस पे जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब किया है, अगर आप एक महिला हैं और आप यू स्पीक योर माइंड, यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड, आप अपने बहुत सारे दुश्मन खड़े कर लेती हैं अपने आसपास। स्वाभाविक सी बात है। हाँ, तो मैंने ये बहुत, हर नौकरी में मैंने ये देखा। मैंने भी देखा है, ये नेचुरल सी चीज़ है। हर कदम पे महिला को ना अपने हस्ताक्षर दिखाने पड़ते हैं सबको, सी मैं हूँ।
मैं हूँ, प्लीज लिसन टू मी, मैं हूँ। नहीं, ये बात है, पर एक मिजाज की बात होती है। मैं जब मैंने जहाँ नौकरी की वहाँ पर आई थिंक वो दौर था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के बड़े हुए थे, जेब में इस्तीफा लेकर घुमा करते थे कि ये लो, नहीं करनी तुम्हारी नौकरी। तो वो मिजाज था, और उस मिजाज के चलते सच बोलना था, जो चीज़ पसंद आई नहीं पसंद आई। तो काम की जगह पे, ऑफिसेज में, यस देयर वर पॉलिटिक्स दैट आई फेस्ड, और इसी वजह से शायद एक बहुत जल्दी बर्नआउट हुआ। आई वॉज इन यूएस। उस बर्नआउट की वजह से मैंने अपनी यूएस की नौकरी भी छोड़ी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी क्रिएटिविटी स्टाइफल्ड हो रही है। मैं अगर एक चीज़ को अपने तरीके से करना चाह रही हूँ, वो शायद नहीं कर पा रही हूँ। दैट टाइम आई स्पोक टू माई ब्रदर एंड आई सेड कि क्या करना है, कहाँ करना है, समझ में नहीं आ रहा। आज से मतलब आप सोचिए 14 साल पहले मुझे नहीं मालूम था मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँगी। आई वॉज ऑन अ क्रॉस रोड्स। तब मेरे भाई ने बोला कि जयश्री, यू आर नॉट कट फॉर अ जॉब, तेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है। तब मालूम था कि हाँ, कुछ करूँगी तो अपना करूँगी। तो उस वजह से आई थिंक, जैसे आप बोल रही हैं कि किसी ने हाथ रोका, काटा, तो विदाउट नेमिंग एनीबडी, यस, डिड फेस चैलेंजेस व्हेन आई वाज इन अ जॉब। और जब अपना कहानियों का भी मैंने काम शुरू किया तो उस टाइम पे पिताजी वॉज लिटिल टेकन अबैक के कहानियों के कौन पैसे देता है, अच्छा खासा, यू शुड लुक फॉर अनदर जॉब अगर तुम इंडिया वापस आ गई हो। तो मैंने कहा नहीं, अब जॉब नहीं करनी है। तो ऐसे ही किसी का स्टेज शो किया था, और मैंने कहा मुझे भी अपना एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो उन्होंने कहा कहाँ होता है जयश्री, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, टीम चाहिए होती है, और मतलब महीनों की मेहनत होती है। पर आई थिंक मैंने जब लाइफ में जो सोचा वो मैं कर पाई, स्टार्स अलाइंड अकॉर्डिंगली। और मुझे वेन्यू मिला, yes, I contacted somebody helped me connect with somebody and then they gave me the venue। तो मेरा पहला इवेंट था 2012 की बात, 2012 कथाकारी के नाम से वो इवेंट किया मैंने। उसमें सीमा तुम्हें भी बुलाया कि भैया मैं कहानियों का पहली बार, उस टाइम पे ऐसे कहानियों के इवेंट्स नहीं होते थे। उसके बाद तो मैंने बहुत सारे टिकेटेड शोज भी किए। तो उसमें 3-4 हम लोग थे। मैंने गाना भी गाया था, तुमने गाना गाया था उसमें। तो ये तो थी नौकरी की बात। तो जब कहानियों का सिलसिला शुरू किया, 2012 में स्टोरी घर स्टार्ट किया, और तो उस टाइम पे मैं किसी का एक इवेंट कर रही थी, इन्होंने, तो मुझे लगा यार मुझे भी अपना एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो आपने बोला ना कि मना करने वाले लोग, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम कहाँ होगा, एक पूरी टीम चाहिए होती है, वेन्यूज़ में 6-6 महीने की लाइन लगी होती है। तो मैंने कहा कि करके देखते हैं। और ये मेरी लाइफ का एक अच्छी चीज़ रहा है कि जब मैंने जो सोचा है कि मैं ये करके देखना चाहती हूँ, वो हुआ है। मतलब वो मेरे साथ चीज़ें अलाइन की हैं। 2012 का आपका फर्स्ट शो भी काफ़ी अच्छा गया था। वो बहुत इत्तेफाक वाली बात है। वही इसी शो की जब हम तैयारी कर रहे थे, तो मैंने किसी से बात की, किसी ने मुझे किसी से मिलवाया, और चीज़ें होती चली गई। और उस टाइम पे लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी नया लगा। तो मैंने सबसे छोटा हॉल इंडिया हैबिटेट सेंटर का, कैजुलिना शायद उसका नाम है, कि 40-45 लोगों की सीटिंग है, इतने भी आ गए बहुत। उसके बाद मेरे कुछ अच्छे मित्र थे न्यूज़पेपर्स में, तो मैंने कहा ऐसा कुछ कर रही हूँ, मुझे हेल्प कि थोड़ा सा एक इवेंट रिलीज निकाल दो कि इस तारीख को ये प्रोग्राम हो रहा है। बट दे गेव ऑन द डे ऑफ द इवेंट, दे गेव मी हाफ पेज कवरेज। 3 न्यूज़पेपर्स में आया, कथाकारी इवेंट, लिटिल अबाउट। फिर मेरे पास फ़ोन आया हैबिटेट से कि मैम बहुत क्वेरीज आ रही हैं, हम ऐसा करते हैं आपका गुलमोहर में शिफ्ट कर देते हैं। गुलमोहर में 100 लोगों की कैपेसिटी है। मैंने कहा आपको यकीन है 100 लोग आ जाएंगे? ओपन नहीं, गुलमोहर अनदर क्लोज्ड ऑडिट है। ओके। मैंने कहा आपको उम्मीद है 100 लोग आ जाएंगे? मुझे तो उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम आ जाएंगे। बाय द टाइम आई रीच्ड एट 4, आई थिंक 5:30-6 बजे का प्रोग्राम था। मैडम हमने आपको ओपन एयर थिएटर में कर दिया, बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। मैंने कहा पता नहीं आपको यकीन है आ जाएंगे लोग, तो ठीक बात है जी। 350 people turned. क्या बात। And it was full, Seema, you were there. Yes. And I remember you were sitting next to me. तुमने मेरे हाथ पे हाथ रख के कहा था जैसे तेरा शो हिट है। अच्छा, मुझे नहीं याद है, बट उस समय हाँ लग रहा था। बच्चे आए हुए थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। एंड I remember giving bites also after the show. I think Doordarshan had covered it also. Yes. So it was my first successful event, और उसने मुझे भरोसा दिया कि हाँ मैं जो कर रही हूँ ना वो शायद सही कर रही हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने पूछा नहीं आपसे कि रेडियो और टेलीविज़न के बाद जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना है, मैं कमांड ले नहीं सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ, है ना? तो
ऑब्वियसली अब आप आई एम अ टीम प्लेयर सीमा। ये देखिए वो आपका टीम प्लेयर, ऐसे नहीं कह सकते। अच्छा ठीक है चलिए, वो एक आपका अंदाज है बोलने का, लेकिन ऑब्वियसली आप अपनी मालिक हैं, अपनी खुद की मालिक हैं आप, ठीक है ना? ये कह सकते हैं। यस बिल्कुल। और आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना आता है। लेट्स टेक इट दिस वे, लेट्स टेक इट दिस वे। देखिए हमारे जो पॉडकास्ट हैं, हमें सब जानते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है जो देख रही है। हम कुछ ऐसा नहीं करते कि वही टाई वाई लगा ली और ओके हेलो हाउ आर यू, हम दिल की बात करते हैं। ऐसा क्यों लगा आपको रेडियो टेलीविजन के बाद, जब आपने अपना स्टार्टअप, दिस इज़ योर स्टार्टअप स्टार्ट करा, तो कि कहानियाँ ही सुनानी है? और भी तो बहुत कुछ कर सकती थी, कहानियाँ ही क्यों? क्या कहीं से कुछ थॉट आया या कोई कहानी आपने देखी कि आपको लगा कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ? वाई ओनली स्टोरीज? जब मैं यूएस में थी तो मैं सिमी वैली में रहा करती थी, गांव था एक तरीके से। शुरुआत में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, विदेश जाकर चारों तरफ वादियाँ दिखाई देती हैं, इट्स टू बी विंडी और खुलापन है, साफ सुथरा। 1-1.5 महीने बाद आप बोर हो जाते हो, राइट? ऑफिस के अंदर भी आपके लोग होते हैं, पर वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं। वीकेंड पे आप क्या करेंगे? बिल्कुल। अकेले खूब ट्रैवल किया, ट्रेन पकड़ ली, यहाँ चले गए, वो भी आपका 1-1.25 महीने में सारा जो आपका फितूर होता है वो उतर के नीचे आ जाता है। सोलो ट्रैवलिंग बहुत की है? हाँ, उस टाइम पे किया, शौक पूरा करना था, अब अकेले हैं क्या करेंगे, और उस टाइम पे आपको पैसा भी मिल रहा होता है तो आप अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक। तो शुरुआत के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ और अपने आप को बांधने के लिए कोई और ज़रिया चाहिए होगा। तो मेरे घर के सामने एक लाइब्रेरी थी, वेंचुरा लाइब्रेरी। I used to visit that library and libraries there are wonderful. वहाँ पे आप मुझे वीडियो कैसेट्स मिला करते थे, यू कैन ऐड टॉयज़, किताबें, मतलब मेरा वीकेंड लाइब्रेरी में गुजरता था। सो अगेन माई सिस्टर शी हैज़ प्लेड मतलब जब उसने मुझे कुछ सलाह दी और मैंने किया, वो चीज़ें हो गई हैं। अच्छा। जैसे जामिया का भी सबसे पहले उसी ने बताया था, तो वो आई हुई थी, तो वो भी मेरे साथ लाइब्रेरी गई। वहाँ उसने एक पैम्फलेट देखा, उस पैम्फलेट पे था कि स्टोरी टेलिंग की एक वर्कशॉप हो रही है, फ्री वर्कशॉप है। Okay. आपको ये वर्कशॉप करनी है और इस वर्कशॉप के बाद पे बैक होगा कि आप फ्री में वॉलंटियर करोगे, आप कहानी सुनाओगे। तो जिया ने कहा करके देख ले यार, मैंने कहा कर लेती हूँ। 3-3.5 घंटे की वर्कशॉप। अच्छा, कभी मना नहीं किया किसी चीज़ को? जिसने जो बोला मतलब आदर करके हम कर लेती हूँ। आदर नहीं किया, मतलब ये आई थिंक ये है कि मेरा एक दोस्त मुझे अक्सर मजाक में कहता है कि जयश्री, तुम पहले मधुमक्खी का छत्ता ढूंढती हो, अच्छा, फिर तुम उस छत्ते में पत्थर मारती हो, फिर जब मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं फिर तुम सोचते थे कैसे बचो और वहीं से एक रास्ता बना लेती वहीं से रास्ता बनता है। तो आई डिड दैट वर्कशॉप एंड एक आध बार शायद वॉलंटियर किया होगा, एंड फिर अगेन नौकरी में बर्न आउट था फॉर वेरियस अदर रीजन। देन आई लेफ्ट, केम बैक टू इंडिया, एंड दैट टाइम एज आई स्पोक विद माई ब्रदर, उन्होंने कहा कि भाई नौकरी तुम्हारे बस की है नहीं। तो मेरे दिमाग में सैकड़ों ख्याल आते थे कि मैं अपना बुटीक खोल लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम था मुझे क्या करना है। माई सिस्टर वॉज इन बैंगलोर अगैन, सी हाउ शी केम इन द पिक्चर अगैन। सो उनकी एक दोस्त थी, उनकी दोस्त एक इंस्टीट्यूट है कथालय, वहाँ जाया करती थी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे कहानियाँ होती हैं। तो फिर जब मैं यूएस से लौटी सीमा, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ये तो समझ में आ गया था कि नौकरी नहीं करनी है, कुछ अपना करना है। ये तक ख्याल आया कि बुटीक खोल लूँ। मतलब कितनी कश्मकश होती है, हाँ, कि क्या किया जाए। और उस टाइम पे अगर मैं आज याद करूं, पीछे मुड़कर देखूं, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टोरी घर कर रही होंगी, मैंने किताब लिख ली होगी, पीएचडी कर ली होगी, मैं टीचर्स के साथ काम कर रही होंगी। आई हैड नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। आज से 14-15 साल पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था। फिर बैंगलोर गई एज अ ब्रेक। वहाँ पे मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, वो कथालय नाम की संस्था में काम करती थी, तो उन्होंने कहा मिल लो आके। वहाँ पे गीता थी, उनसे मिली, उनके साथ एक वर्कशॉप की, दिल्ली आ गई, और फिर मैंने कहा बस यही करना है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस यूएस से लिया, हाँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ बैंगलोर से लिया, उसके बाद बस शुरू कर दिया। और करते करते फिर ये लगा कि जब मैं टीचर्स के साथ काम कर रही थी, बच्चों के साथ काम कर रही थी सीमा, देन आई रियलाइज्ड कि कहानियाँ केवल मनोरंजन ही नहीं करती हैं, वो बहुत कुछ सिखाती हैं। उनके अंदर एक पेडागॉजिकल रेलेवेंस है। फिर मैंने अपने आप को और अपनी समझ बढ़ाने के लिए मैंने एमए एजुकेशन किया, और जब अपना डिसर्टेशन सबमिट किया तो मेरी गाइड ने कहा जयश्री पीएचडी कर लो। मैंने कहा आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कर सकते हो। मैं घटिया कर लेंगे। आई स्वेयर, मैं फिर दोबारा कहने वाली हूँ,
कि मतलब आपको बोलते रह गए लोग और आप करती चली गई। मुझे लगा कि उन्होंने कुछ देखा होगा तभी कह रहे हैं। आपने खुद का आंकलन नहीं किया, दूसरों ने आपका आंकलन किया, सोचिए जरा। ये बात आप कह सकती हैं। उस टाइम पे मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ था, और फिर एक शायद नेट के लिए भी एज होती है, मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे, वो भी अच्छे से नहीं दे पाई थी, तो वो क्लियर नहीं हुआ था। फिर ये था कि रिटन टेस्ट, अब तो प्रावधान बदल गए हैं कि आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने IP यूनिवर्सिटी और 1-2 यूनिवर्सिटीज़ और जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने अपना रिटन टेस्ट दिया। जामिया में मेरा रिटन क्लियर हुआ, एंड फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके सामने आपको अपने प्रपोजल को डिफेंड करना होता है, एंड आई गॉट माई एडमिशन। क्या बात। सो फिर वहाँ पे अब जब मैंने PhD की, जब रिसर्च वर्क किया, कोर्स वर्क किया, गाइड से मिले और स्कॉलर्स से मिले, दैट फिर आपकी अपनी समझ बेहतर होती है। तो उस टाइम पे मेरी गाइड कहती थी, फौजिया नदीम, की क्यों कर रही हो PhD, नौकरी करनी है प्रोफेसर की। मैं कह रही नौकरी नहीं करनी है, अपनी समझ बेहतर बनानी है। तो उन्होंने कहा ऐसे लोग कम होते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग, यकीनन। तो मैं कहा ये मेरी मदद करेगा मेरे काम में। सो फिर जब PhD की और समझा और टीचर्स से बात की, तो समझा कि कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं ये कहानियाँ हमारे इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में। राइट। सामने वाले से कैसे बात करनी है, उसके इमोशंस को कैसे समझना है, आवाज़ के आरोह अवरोह से कैसे बात के मायने बदल देने हैं, शब्द बेशक वही रहते हैं, और भाषा को अपने कैसे सुधारना है, रिलेशनशिप्स अपने कैसे सुधारना है, इमोशनल इंटेलिजेंस, और जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो हवा का है, पानी का है, आग का है, या कोई भी कॉन्सेप्ट है, गणित का भी कॉन्सेप्ट है, अगर वो कहानियों में बुना हुआ होगा तो लंबे समय तक दिमाग में याद भी रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मतलब ये किस तरह से कहानियाँ मदद करती हैं, मैंने खुद पहले सीखा, समझा, जाना, और अब ये सौभाग्य है कि चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उन स्कूल्स में जो जाने का मौका मिलता है और टीचर्स से जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे उनकी समस्याएं और समझने का मौका मिलता है। और बच्चों के साथ जब खुद काम करती हूँ तो जो अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो अपनी समझ होती है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हाँ, ये काम करता है, ये काम नहीं करता। प्रैक्टिकल आपको उसका एक्सपीरियंस मिल जाता है, और बच्चे बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। अच्छा, कहानियों की आप बात कर रही हैं, जब आपने शुरुआत की थी ना, तो कहानी सुनाना एज सच कोई कॉन्सेप्ट इतना फेमस था नहीं। जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने भी किसी से जाना ही, इंडिया में चल रहा था, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर रहा। एग्जैक्टली मैंने भी यही सुना कि साउथ साइड ऑफ इंडिया में ये प्रचलित है, सुनाया जाता है, लेकिन नॉर्थ में इतना सुना नहीं था। लेकिन आज की डेट में देखें तो बहुत सारे कहानी सुना रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैं शायद उस समय यहाँ भी होंगे, नॉर्थ में भी होंगे, पर मेरा ज्ञान नहीं था, मुझे मालूम नहीं था। मैं बैंगलोर गई, मुझे बैंगलोर में पहली बार पता चला, फिर पता चला कि चेन्नई में और बहुत अच्छे टेलर्स हैं, फिर पता चला आप और नीचे जाएंगे आपको और बहुत सारे अच्छे कथावाचक मिलेंगे, और फिर हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में कहानी कहने की जो गढ़ने की जो कलाएँ हैं, चाहे वो गुजरात में आख्यान हो, राजस्थान में पाबूजी की फड़ हो, या फिर बुर्रा कथा हो, दक्षिण भारत में कितनी सारी ऐसी हमारी जो परंपरागत कहानी सुनाने की शैलियाँ हैं जो आज की डेट में भी जीवित हैं, उनका ज्ञान नहीं था। मैंने जब शुरू किया, मैंने कोई ट्रेडिशनल फॉर्म को नहीं अपनाया, मेरा जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल था वही मैंने अपनाया। रेडियो, थिएटर, टेलीविज़न ने यहाँ पर मदद की, क्योंकि आवाज़ से मॉड्यूलेट करना, इमोशन को एक्सप्रेस करना, इन तीनों माध्यमों ने मुझे सिखा दिया। और फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़रूरी होते हैं। और मैं जब कहानी सुनाती हूँ तो शुरू में मैं पपेट्स इस्तेमाल नहीं करती थी, अब मैं करने लग गई हूँ, क्योंकि अब एक फैड है कि कहानी सुनाने तो पपेट्स होने चाहिए साथ में। वैसे कोई हर्ज भी नहीं है, अगर आप पपेट्स लेते हैं तो छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए तो अट्रैक्शन है ना। बिल्कुल सही कह रही हूँ, पर सीमा, मुझे लगता है कि जो ये शरीर है ना, ये अपने आप में बहुत एक्सप्रेसिव है। मैं कैसी खड़ी हूँ, कैसे मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा चेहरा, मेरे हाव भाव, मेरा वोकल कॉर्ड, ये एक पूरा दृश्य बना सकता है और आपको ट्रांसपोर्ट कर सकता है। सो तो है। और कहानी का मज़ा तब है जब आप इमेजिनेशन इग्नाइट कर रहे हैं। अब एक कहानी राजा की है, ठीक है, अब 5 बच्चे आगे बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, एक राजा को अलग तरह से इमेजिन करेगा, एक राजा को अलग तरह से इमेजिन करेगा, सबकी तस्वीरें अलग होंगी। सही। अब मैंने अगर पपेट दिखा दिया, तस्वीर दिखा दिया, तो मैंने उनको सोचने का मौका नहीं दिया। एक नज़रिया ये तो बड़ा प्यारा बात आपने बताई, बहुत प्यारी बात। एक नज़रिया ये है।
दूसरा नज़रिया ये है कि आप अगर आप कोई पपेट इस्तेमाल करना भी चाहते तो वो ऐसा होना चाहिए जो लार्जर देन लाइफ आपको इम्पैक्ट दे, जिसमें एक ऑ फैक्टर हो। खाली एक कागज़ का कुछ पकड़ के दिखा दिया, दैट डजंट हेल्प। अगर आपने कुछ बहुत बड़ा पपेट बनाया है और आप उस पपेट में जान डाल रहे हैं, यानी कि अपनी आवाज़ से, ठीक है। अगर आप निर्जीव पकड़ के खड़े हो गए, दिस पपेट डजंट वर्क, राइट, unless and until you change the voice, right? या आप उसे एक नया कैरेक्टर नहीं देते हैं, तो उसमें भी आप उसमें डबल जान लगती है। बिल्कुल तो वो करना पड़ता है। अब छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है। मैं एक बाबा जी इस्तेमाल करती हूँ, और वो बाबा जी जब आते हैं बच्चों को बच्चे बहुत भोले होते हैं, मैं कहती हूँ कि अच्छा, अगर कहानी अच्छे से सुनोगे, अगर अच्छे से सुनोगे ना कहानी, तो कहानी के बाद तुम्हारे पास आऊँगा, सर पे हाथ रखूँगा, तुम्हारी मर्जी पूरी हो जाएगी। सो स्वीट। And children believe it। कहते जब बाबा जी से आशीर्वाद दिलवा दो, आंखों में ना चमक आ जाती है बच्चों के ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन हो जाते हैं बिल्कुल। एंड व्हेन यू सी देम, तब आपको लगता है इनके हाँ, साथ झूठ नहीं बोल सकते, बिल्कुल, हाँ, इनके साथ मक्कारी नहीं कर सकते, Right. दिल के इतने साफ हैं, आप पे इतना भरोसा करते हैं। आज की दुनिया में जब कोई आप पे भरोसा नहीं करता है, लोग आपकी हर बात की 4 महीने अलग निकालते हैं, ऐसे में ये बच्चे आपको ज्यों का त्यों लेते हैं, तब आपको लगता है इनके साथ बेइंसाफी आप नहीं कर सकते हैं, तब तभी ये कहते जमीन हैं। पर लेकर आते हैं आपको। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तभी तो कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, बिल्कुल, है ना, ज्यों ज्यों उनकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े हाँ। बात हो जाती है। अच्छा, पहली कहानी याद है? क्योंकि देखिए, हम जब छोटे थे तब हमने भी कहानियाँ सुन के हम सोए हैं, और कहानियाँ तो हर किसी ने बचपन में सुनी हैं। तो आपने जब शुरुआत की तो क्या वही कहानियों से शुरुआत की जो आपने बचपन में सुनी थी? याद है पहली कहानी बच्चों को कौन सी सुनाई? हाँ, वो भी याद है, पर जैसे आपने बोला कि बचपन में हम सब कहानियाँ सुनकर बड़े हुए हैं, तो मैं भी अपने सेशंस में बताती हूँ कि भाई हमारा बचपन तो हमारी नानी के घर होता था। आजकल के बच्चों की जो समर कैंप्स हैं, समर की हॉलीडेज़ हैं, वो पता नहीं किन अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में बीतती हैं, ट्रैवल होता है, एक्स्ट्रावेगेंस होता है। हम तो भैया नानी के घर जाते थे, और पुराने तरह का ट्रेडिशनल घर होता था। रात को छत पे पानी फेंका जाता था, मंजियाँ और गद्दे बिछा क्या करते बात थे। है। मामा, सारे मामा साथ रहते थे, बाहर सोते थे? हाँ, छत पे, और हाँ। मामाओं के बच्चे और हम, और जब मौसियों के बच्चे आ गए, सब इकट्ठा हो गए, 10-12 बच्चों का हुजूम, और नानी चारपाई पे बैठती थी और पंजाबी में हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। और अक्सर नानी कहानी सुनाती थी और हम लोग सो जाते थे, तो नानी कहती थी, जे तुसी मेरे को कहानियाँ सुनिया ने ना, तो तुहानू हाँ जी कहना है। पता चले बेचारी अकेले तारों को सुनाती रहे, तो वो हम लोग फिर हाँ जी बोला करते थे। और मेरी नानी नाग नागिन की कहानियां सुनाया करती थी, इच्छाधारी नाग नागिन की। तो एक कोई कहानी ऐसी है वो जो मेरे जहन में रह गई। अब मैं नानी की कुछ कहानियों में क्या करती हूँ, अंत याद नहीं है, उनके कुछ थोड़े श्रेड्स याद हैं, तो मैं कुछ अपना कल्पना से जोड़ देती हूँ। तो एक नानी मेरी कहानी सुनाती थी कि ऐसा कुछ था कि एक बारात एक जंगल में आकर ठहरती है, और नाग जो है दूल्हे को डस लेता है। अच्छा। तो दूल्हा मर जाता है, तो नागिन कहती कि तुमने एक जोड़ा खराब कर दिया, अब तुम इसके दूल्हे का रूप धरो, और अब तुम इसके साथ, मतलब कम से कम बेचारी दुल्हन अभी अपने पहुंच तो जाए ससुराल। उस टाइम पे चला करती थी, 3-3 दिन बैलगाड़ियों पे जाती थी बारातें। ठीक। तो वो नाग जो है वो दूल्हे का रूप धर के जाता है, और काफ़ी महीने बीत जाते हैं और वो नाग लौट के नहीं आता है। ही इज़ हैप्पी इन हिज प्लेस। अब नागिन को चिंता, वो तो भलमनसाहत में घर बसाने चली थी, अपना घर उजाड़ दिया उसने। तो फिर वो मालिन का रूप धरती है। अच्छा। और वहाँ जाती है उसके घर। हाँ। दरवाज़ा खटखटाती है, नाग दरवाज़ा खोलता है जो दूल्हा बना हुआ है, और वो पहचान नहीं पाता कि ये मालन है। तो मालन बोलती है पंजाबी में, तेरे फुल्ला जेही रानी तू छड़ आया। हाय 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 हाय। उसके बाद मैं इस कहानी को वहीं रोक देती। तो वो मेरी कहानी मुझे याद बचपन की याद है। वो मेरी बचपन की याद अच्छा, है। मुझे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो बच्चों को कितना आता होगा, आई स्वेयर, है ना। और आपके चेहरे पर भी एक अलग चमक आ जाती है जब कहानी सुनाती आई हैं। थिंक आई एंजॉय इट। सो व्हाट इंस्पायर्स यू टू टेल अ स्टोरी? कभी कभी पता है मेरे साथ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, वो ये है कि मैं शायद बहुत जल्दी चीज़ों से उकता भी जाती हूँ, है ना।
तो कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं, ऐसे मकाम लगते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अब हो गया बहुत, ऐसा आता है। फिर कहीं से एक सेशन आता है, उस सेशन में मैं जाती हूँ। सेशन शुरू करने से पहले तक कभी कभी लगता है कि थकान हो रही है, पर जैसे ही स्टेज पे चढ़े और बच्चों की आंखें देखी, कहीं से ऊर्जा मिलती है। और सेशन के बाद जो प्यार बच्चों से मिलता है, वो आपको हाथ लगाना चाहते हैं, बिल्कुल, आपको गले लगाना चाहते हैं, गले तो बहुत लगाना चाहते हैं, है ना, आपसे जुड़ना चाहते हैं। एक बार हाथ मिला लो उनसे, एक बार हाथ मिला लो, तो बच्चे मतलब आपके हो जाते हैं। तो जो उनका रिस्पॉन्स होता है वो इतना रियल होता है कि वो आपको एक किक देता है, दैट यू वुड वांट टू गो बैक टू देम, एंड दैट कीप्स यू गोइंग। एडल्ट्स होते हैं, वी ऑल आर सो प्रिटेंशियस। एटिकेट में, पोलाइटनेस में चीज़ खराब भी लग रही है, या इट वाज नाइस, ये तो बात ठीक। बच्चे बोल देते नहीं अरे सुनी हुई है हमने ये कहानी, अब इसमें ये हो जाएगा, अब इसमें ये हो जाएगा। नेचुरल है ना वो सब। आओ मेरे साथ आ जाओ बेटे, मेरी कहानी मत बिगाड़ो, आओ मेरे साथ आओ, मेरे साथ सुनाओ। बहुत सुंदर बात। दैट कीप्स मी गोइंग। ओके, स्टोरी टेलिंग में कुछ चैलेंजेस भी आते हैं? चैलेंजेस मतलब किस तरीके के चैलेंजेस? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जैसे आपने कहानियों का क्या आपको लगता है कि कहानियाँ अनगिनत हैं, सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है? जैसे आप जो कहानी सुनाती हैं, शुरुआत आपने वो कहानी से करी जो आपने बचपन में सुनी, ठीक है, फिर आपने उसे आगे बढ़ाया, अपने तरीके से उसकी एंडिंग करी, फिर उसके बाद आपका मैंने कुछ रील्स देखी हैं सोशल मीडिया पर, तो आप कहती हैं कि मैं फला कंट्री के इस गांव की कहानी आज तुमको सुनाती हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिसर्च आप करती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? आपको लगता है कि क्योंकि देखिए आपको एक वो डाल पर, सक्सेस की डाल पर बैठना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो सस्टेन कैसे करती हैं? दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। मुश्किल है। सस्टेनेंस पे बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं कहानियाँ ढूंढने पर। हाँ, तो ये एक जो खोज है ये अनवरत चलती है, इसमें कहीं कोई आप रुक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद अंदर से एक वो चाह होती है कि जो एक कहानी पहले सुना दी अब नहीं सुनाए। कुछ एक कहानियाँ हर स्टोरी टेलर की पेट होती है, 10, 15, 20 कहानियाँ उसके झोले की ऐसी होती हैं जो बैक ऑफ द हैंड याद रहती हैं, कभी भी उठाओ और वो कहानी वाला सुना देगा उस कहानी को। पर कई जगह आपको वैरायटी चाहिए होती है, तो उसके लिए आई कीप रीडिंग बुक्स, चाहे वो लिटरेरी स्टोरीज हो। मुझे साकी बहुत पसंद हैं, मुझे ओ हेनरी बहुत पसंद हैं, मुझे चेखव बहुत पसंद हैं, प्रेमचंद की कहानियाँ मैं सुनाती हूँ, ममता कालिया, मनु भंडारी, इन सब की कहानियाँ मैं इकट्ठी करती रहती हूँ। जो मुझे पसंद आती है डॉग ईयर्स बन जाते हैं किताबों में कि ये कहानी हम कभी हम सुना देंगे, कभी सुना। पर उन कहानियों को आप अपने अंदाज में सुना पाते हैं। वर्ड फॉर वर्ड सीमा नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वर्ड फॉर वर्ड जाएंगे तो आत्मा नहीं पकड़ पाएंगे। नहीं, पर आप जैसे बच्चों को सुना रही हैं, जब बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाते हैं तो जो फोक लिटरेचर है वो हमारा बहुत समृद्ध है। A.K. रामनुजम हुए हैं जिन्होंने बहुत गहन शोध किया है, उनकी किताबें हैं। पर फोक लिटरेचर में एक चैलेंज ये आ जाता है सीमा की, कहानियों में जो कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं वो बच्चों के एज अप्रोप्रिएट नहीं हैं, कि दूल्हा दुल्हन के साथ सोने गया और ये हो गया, बच्चे पैदा हो, पता काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ पिशाच है जो खून पीते हैं। फोक लोर में आपको मिलेगा सास बहू के झगड़े आपको मिलेंगे, वो आप बच्चों को नहीं सुना सकते। तो वहाँ पे फिल्टर लगाना पड़ता है कि ये कहानियाँ मेरे बच्चों के अप्रोप्रिएट रहेंगी कि नहीं रहेंगी। फिर उन्हें थोड़ा सा ट्विस्ट और चेंज करना पड़ता है। फेरी टेल से मैं कई बार परहेज करती हूँ, क्योंकि उसमें एक औरत को चुड़ैल या तो एक दबी कुचली महिला दिखा देंगे जो एक राजकुमार के किस्से जीवित हो जाएगी, या फिर वो विकेड होगी। राइट। तो वहाँ पे भी आपको एक लेंस लगाना नहीं, पड़ता है। पर वो अनरियल हो गई ना। मुझे लगता है आप उस चीज़ पर स्ट्रेस करती हैं कि रियलिटी में रखें बच्चों को, लेकिन अपना अंदाज, अपना उसमें अंदाज हो। तो कहानियाँ हम बहुत सुनते हैं, इंडियन फोक लोर बहुत रिच है, आपका यूरोपियन फोक लोर बहुत रिच है, आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी। और अब किताबें हैं, किताबों के साथ साथ इंटरनेट है, खोज आपको लगातार जारी करनी पड़ती है। और कई बार होता है मैं कहीं बैठी हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, उसने मुझे कोई कहानी सुनाई, तो मुझे लगा यार इसमें अगर मैं ऐसा कर दूँ तो ये मेरी कहानी बन जाएगी। ऐसी एक बात है, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनती हुई कहीं जा रही थी,
गाड़ी में। तो एक आरजे थी, मुझे आरजे का नाम भी नहीं मालूम, उसने कोई एक छोटा सा किस्सा बताया। मैं कहा ये तो कहानी है यार। मैं गाड़ी चला रही थी, मैंने फटाफट गाड़ी रोकते उसके कुछ जो था, जो ढांचा था उसका, वो मैंने लिख लिया। फिर मैंने उसे कहानी में बनाया। वो कहानी मैं जब भी सुनाती हूँ बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो ये है कि आपको पकड़नी होती हैं कहानियाँ। मैं ना अभी यही आपसे पूछने वाली थी कि आप अपनी कहानियाँ भी बनाती हैं? डू यू प्लान टू राइट अ बुक इन नियर फ्यूचर? हम जो मैं ट्रेडिशनल टेल्स बहुत सुनाती हूँ। तो ट्रेडिशनल टेल्स में हम रीटेल करते हैं, मतलब अब वो जब रीटेल करते हैं तब मैं उसमें अपने गाने खुद लिखती हूँ। क्योंकि कहानियों में बच्चों को एंगेज करने के लिए कुछ चांस, कुछ रेफरेंस चाहिए होते हैं। आप कुछ गाने साथ साथ गाते हैं, बच्चों से दोहराते हैं। वो दोहराव बहुत ज़रूरी है बच्चों को बांधने के लिए। कमिंग टू दैट, मैं पूछने ही वाली थी कि यू हैव अ वंडरफुल टीम जहाँ पर आप कहानी के बीच में गाना डाल देते हैं, म्यूजिक आ जाता है, और जहाँ पर म्यूजिक आ जाता है वहाँ पर पैर थिरकते हैं और हाथ से ताली बजती है। अब ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? तो मैं बहुत उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि ये वाला थॉट कैसे आया कि इसमें म्यूजिक भी डालते हैं। और आई हैव सीन योर टीम गिटार बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में। सो आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मुझे कुछ अच्छे मैं एमिटी में जब पढ़ा रही थी, यूनिवर्सिटी में कुछ साल पढ़ाया, तो वहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स थे मास कॉम के। क्या क्या किया आपने? मतलब ये मैंने मिस कर दिया था, इन्होंने पढ़ाया भी हुआ है। चलिए, मैं एज अ गेस्ट फैकल्टी कई यूनिवर्सिटी जो भी है कुछ छूट गया है तो बता दीजिए भाई। तो वो आई वाज अ विजिटिंग फैकल्टी देयर, और आई हैड सम स्टूडेंट। बात है 2011 से 13 की। तो कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे जो थिएटर में इंटरेस्टेड थे, मास कॉम में। तो मैं अपना एपिसेंटर में एक शो कर रही थी गुड़गांव में। मैंने कहा यार मेरे साथ गाना गाओगे, तुम अच्छा गाते हो। बोलते हाँ मैं गिटार बजाता हूँ। मैं कहा घर आना। तो गिटार विटार लेकर घर आया। फिर मैंने कहा अच्छा अब इसे इस धुन में करते हैं। तो मतलब वो चल गया बात। अब जैसे एक बहुत पुराना गाना है, मिथुन चक्रवर्ती का है, आ गया हलवा वाला आ गया। बिल्कुल। अच्छा, सो अब हुआ ये कि जब मैं गीता के साथ वर्कशॉप कर रही थी, तो शी यूज्ड टू सिंग दिस सॉन्ग इन इंग्लिश। शी वुड से आ गया स्टोरी वाला आ गया, एंड देन शी वुड जंप इनटू इंग्लिश सॉन्ग। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है गीता, लेट मी जस्ट मेक इट माई ओन। तो फिर मैंने उसे अपना बनाया। मैं करती हूँ आ गई स्टोरी वाली आ गई, लेकर अपने झोले में ढेर किस्से आ गई। सर पे उसके लहरे चोटी, नीचे पहने वो धोती, पाँव में है उसके जूती, आंखों में चमके मोती, कानों में कुंडल डाले, कहानी का जाल वो डाले, कौन आ गई। So that's oh my God, look at you. So I may not sing very well, but बेचारे बच्चों को क्या सुर और स्केल का पता, तो मेरा काम नहीं चल पर जाता है। ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई स्वेयर नेक्स्ट वर्कशॉप में बुला लेना प्लीज। मैं इनकी सबकी तरफ से कह रही हूँ, मुझे बुला लेना। आई विल बी वन ऑफ द किड्स सिटिंग इन बिटवीन। डू कम। सो दैट्स हाउ हम किसी चीज़ को, कोई भी कहानी सुनाने वाला कोई भी कहानी उठाएगा, पहले उसे अपना बनाएगा। राइट। अपना बनाना ज़रूरी है। आइडिया लिफ्ट करना बड़ा आसान है, पर क्रेडिट देकर आप उसे अपना बना लीजिए। कोई समस्या की बात नहीं है। और एंगेज करने के लिए ऐसे हम रिदम्स बनाते हैं, ऐसे हम गाने खुद लिखते हैं। तो आई हैव अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, आगे आगे बढ़ गए हैं, तो ये होता है कि काफिला चलता रहता है। जो उस टाइम पे स्टूडेंट्स थे उनके अपने बैंड्स हैं, दे आर लाइक डूइंग गुड फॉर देमसेल्फ, पर नए लोग जुड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। सो अभी आई हैव अ वेरी स्मॉल टीम। आई हैव अ गिटारिस्ट एंड सिंगर, हिज नेम इज़ राजेश, और हम दोनों साथ में अब जैम करते हैं किसी सेशन से पहले। अच्छा। और चाहे क्रिसमस हो, दिवाली हो, हम राम कथा बहुत सुनाते हैं दिवाली के आसपास। और हमारा एक प्रोडक्शन भी है, तुमने थिएटर की बात की, उस प्रोडक्शन का नाम है सुनो कथा श्री राम की। ओके। हमारी 7-8 लोगों की टीम है उसमें हम ग्राफिक्स इस्तेमाल करते हैं, विजुअल ग्राफिक्स। अच्छा। और साउंड इफ़ेक्ट्स, और हम कहानी सुनाते हैं ड्रामाटाइज्ड, एंड उसमें लाइव कथक डांस होता है बीच। अरे वाह, डांस भी इंक्लूड किया है। सो राम जी के जो जीवन है, राम का उनके जन्म से अयोध्या वापसी तक जो पूरा आपके सारे कांड उसमें हम शामिल करते हैं। और ज़िंदगी के उनके अलग अलग जो सोपान रहे हैं, उसमें हमने कुछ भजन लिए हैं जिन पर हमारे कथक डांसर्स जो हैं
वो आते हैं और वो डांस करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्शन है और ये हम पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं और हमें मौका मिला है हम बड़े बड़े स्टेजेस पे कर पाए। तो कहानियों को, मतलब कहानियाँ आप भी सुनाती हैं, कहानियाँ हम सब सुनाते हैं, बट तरीके जो है बदलते रहते हैं। तो इस प्रोडक्शन में संगीत भी है, जैसे और नृत्य भी है और ड्रामा भी है। सो ये हमारा एक अलग प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम थिएटर और स्टोरी टेलिंग दोनों को ऐसे कंबाइन अपने आप में एक पैकेज है। हाँ, वो एक प्रोडक्शन बन गया इस तरीके अच्छा, से। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बच्चों को हमारी जो पुरानी कहानियाँ हैं, माइथोलॉजिकल सारी हैं, उनके बारे में भी एडुकेट कर रही हैं आप बच्चों को। हाँ, उससे ये है कि एक हम इसमें टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम जब राम कथा सुनाते हैं 3-4 सालों से लगातार सुना रहे हैं और बैक टू बैक उसके हमारे सेशंस होते हैं, तो हम क्विज करते हैं। अच्छा, राम कथा अच्छे से सुनी। अब जब बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चों के लिए उस तरह से सरल करके सुनाया, जब बड़ों को सुनाते हैं तो उसकी भाषा शैली सब बदल जाता है। तो हम क्विज करते हैं और उस क्विज में जो बच्चों के आंसर्स होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड। मजेदार होते हैं। साथ में दादी चोटी काट रही होती है, साथ में मम्मी कह रही कलर, अरे ये बता। तो इससे तो सब्जेक्ट बन गया ये पूरा, है ना? सब्जेक्ट बन गया। याद भी करा रही हैं आप बच्चों को बिल्कुल, क्विज करके। जैसे हमारे टाइम पे तो टीवी पर आता था। हाँ जी, हाँ जी, है ना। अब आज के टाइम पे कार्टून्स हैं, हनुमान जी, लेजेंड ऑफ हनुमान, और बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं जो शायद मैथोलॉजी को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। पर ये एक अलग तरीका है मैथोलॉजी को बच्चों तक पहुंचाने का। बड़ा प्यारा तरीका है। अच्छा, ये तो हो गया। बाकी आज की तारीख में ना मुझे बहुत लगता है कि लोगों में सिविक सेंस की कमी है। बहुत कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सोचा, कुछ सोचा। सी, हम जब डिजिटल कंटेंट क्रिएट करते हैं, अब हम टीचर्स के लिए क्रिएट करते हैं डिजिटल कंटेंट, जहाँ पर कि क्लासरूम में कैसे कहानियों के अलावा भी, मतलब कैसे रोचक अंदाज में बच्चों को दोस्त बनाकर उनसे बात की जाए, ताकि पढ़ाई बोझिल ना हो और बच्चों का मन करे कि उन्हें स्कूल आना है, पढ़ना है। और जैसे आपने सिविक सेंस की बात की, तो कहानियों में ना एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो जाती है, बात उपदेशात्मक नहीं लगती। सो कहानी के जरिए ही समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ, इसमें जिस तरीके से किरदार ने रिस्पॉन्ड किया वो गलत था। जैसे हमारे हिंदुस्तान में पर्सनल स्पेस का मतलब लोग नहीं समझते। आप टिकट लेने खड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, आप अपॉइंटमेंट की लाइन में खड़े हैं, ऐसे सट के चिपक के लोग खड़े होते हैं, सांस नहीं आता है। तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो कि एक मेरा पर्सनल स्पेस है, डोंट एंटर हियर, एक घेरा है मेरे आसपास। तो जब हम बच्चों के साथ स्पेशली काम करते हैं तो हम ऐसे इश्यूज पे काम करते हैं, सोशल स्किल्स, पर्सनल स्पेस, लाइफ स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, मतलब जो आज की 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उन्हें कहानियों के जरिए बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। वो ज़रूरी भी है, वो ज़रूरी है। और डिजिटल कंटेंट पे हम ऐसे रील्स बना सकते हैं जहाँ कहानियों को इस्तेमाल करके बताया जाए कि भैया सिविक सेंस की, जैसे आपने बात की, सोशल कर्टसीज हैं, लोग उसी का ख्याल रख लें तो मतलब ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो आप तो सिखा ही रही हैं, लेकिन मैं सिखा नहीं रही, मतलब आई थिंक मैं शायद सीमा अपना नजरिया आगे रख देती हूँ, जो लोग रिलेट कर लेते हैं वो कुछ ले लेते हैं, जिसने एब्जॉर्ब करना है वो कर ले, हाँ, है ना। हाँ, पर आप कम से कम दे तो अच्छा रही है ना, कोशिश। तो मैंने पढ़ा कि आपने तकरीबन 23,000 टीचर्स को भी ट्रेन किया है। हाँ, ये सौभाग्य रहा है कि टीचर्स को ट्रेन करने का मौका मिला है। दिल्ली सरकार, त्रिपुरा, असम, अलग अलग स्टेट्स में जाकर हमने काम किया है, गवर्नमेंट सेक्टर की टीचर्स के साथ और प्राइवेट सेक्टर की टीचर्स के साथ। सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि आई हैव गॉट दीज टीचर्स, और टीचर्स बहुत रिसेप्टिव मिलते हैं, और हर ट्रेनिंग और हर वर्कशॉप के बाद उनसे जो सुनने को मिलता है, उनसे जो समझने को मिलता है, तो उससे अपनी ही नॉलेज, अपनी ही अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स टीचिंग, टूवर्ड्स एजुकेशन, वो बेटर होती है। राइट। तो कह सकते हैं कि आज स्टोरी घर जो है वो अपना मुकाम बना चुका है। अभी और मंजिलें बाकी हैं, अभी और आसमान बाकी हैं। तो वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपने कहा अभी और मंजिलें बाकी हैं, तो क्या मैं डॉक्टर जयश्री सेठी को आने वाले सालों में कोई फिल्म डायरेक्ट करते हुए देख सकती हूँ? आप कहें और ऊपर वाला आपकी सुने, आपके मुंह में घी शक्कर। आपके मुंह में घी शक्कर, व्हाई नॉट। तो मुझे एज अ सिंगर ले लेना, एक गाना दे देंगी? आप अभी गाइए ना, अभी ऑडिशन लेते हैं। तो रेडियो टीवी को बाय बाय करने के बाद भी आपने एक एम्पावर्ड
लेडी की तरह, एक एम्पावर्ड वुमेन की तरह अपने आप को आगे बढ़ाया है, आपने इतने लोगों को प्रेरित किया है, एंड स्टोरी घर तो आपने एस्टैब्लिश किया ही है, साथ में एक एनजीओ भी खोला है चेष्टा नाम से। हाँ, चेष्टा केयर फाउंडेशन 2018 में हमने शुरू किया। इसकी सोच कैसे आई? इसकी सोच ऐसे आई क्योंकि जब हम बच्चों के साथ काम कर रहे थे, देखिए आप प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ पर आप एक फर्म के रूप में जा सकते हैं, फॉर प्रॉफिट फर्म के रूप में, पर जब हम हाशिए पर जो लोग खड़े हुए हैं या जो बच्चे हैं उनके साथ काम करना पड़ता है तो आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि स्केल बड़ा होता है। ठीक। अब बतौर एक प्राइवेट एंटिटी आपको उस वहाँ पे आपको सहायता नहीं मिल पाती है। तो हमें ये एहसास हुआ कि जब हम हाशिए पे रह रहे बच्चों के साथ काम करेंगे उसके लिए भी वो नीड टू रेज फंड्स, और तब हम एक मतलब बिना नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में अगर जाएंगे देन वी वुड बी एबल टू डू सम वर्क देयर। तो इस सोच से हमने 2018 में चेष्टा केयर फाउंडेशन की शुरुआत की, क्योंकि जब सरकार के साथ काम करना है, किसी सरकारी प्रोजेक्ट में करना है तो वहाँ पर ये एक रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज टीम हमारी सेम है। ओके, सेम टीम काम करती है। वापस रेडियो में कोई प्रोग्राम करना चाहेंगे? सी वंस अ रेडियो होस्ट ऑलवेज अ रेडियो होस्ट। आप कहाँ छोड़ पाए रेडियो? हाँ, हम तो जब नॉर्मल बात करते हैं किसी से तो वो कहते हैं कि ये ऐसे कैसे बात करते हैं, क्योंकि वो एक अंदाज आ जाता है। बस सीमा, ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ तुमने बोली ना। हाँ। अब जैसे दूरदर्शन इतने साल किया, हाँ। तो होता है कि आप कुछ चीज़ें आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाती हैं। लोगों से मुस्कुरा के बात करना एक अंदाज बन जाता है और वो आपका हिस्सा बन जाता है, अंतरंग, आपको पता भी नहीं चलता। और अगर आप उसी अंदाज से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से मिलते हैं ना, तो लोग कहते हैं अरे नाटक कर रही हो। अरे बाबा, नाटक नहीं कर रहे, दैट्स व्हाट वी आर। यस। अब जैसे ना मेरी बात बात में शेरो शायरी करने का एक बन गया है, डेलिबरेटली नहीं करती हूँ, अपने आप शेर याद आ जाता है तो कह देती हूँ। अब बात में वजन आ जाता है, जब आप शेर इस्तेमाल करते हैं तो वजन तो आ ही जाता है। और वो भी पढ़ती हैं आप इस वजह से आप कर पाती हैं ना। सामने वाले को क्या लगता है कि ये बना के कह रही है, मतलब ऐसे भी क्या सिंपल वे में बोल देते हैं, पर वो है ही नहीं। देखो भैया सीमा, दुनिया ने जो समझना है समझे। बिल्कुल, हम तो ऐसे हैं भैया, चलते चले आ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो झोला उठा के चले, वही वाली बात है। जयश्री, अगर दोबारा जन्म मिला, सुनो ना, अरे सुन तो लो। हाँ बताओ। अब ये आपके हाथ में नहीं है ना, ईश्वर ने देना होगा तो दोबारा जन्म देगा। मैं तो चाह रही हूँ कि इसी जन्म में सारी इच्छाएं पूरी करके जाऊँ। क्यों अगले जन्म में स्टोरीज नहीं सुनाना चाहो? I don't know, यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर अगला जन्म मिलता है तो स्टोरीज के साथ रहना चाहोगी या कुछ छूट गया है इस जन्म में जो करने की इच्छा अभी भी है? सीमा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ नहीं छूटा है। जब जो करना चाहा है वो कर पाई हूँ। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। लोग सफलता की परिभाषाएं अलग अलग देते हैं और सबके लिए सफलता के मायने अलग होते हैं। मेरे लिए सफलता के मायने ये हैं कि जब मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं कर पाती हूँ। मुझे ट्रैवल करना है, मैं कर पाती हूँ। मुझे आज ये करना, आज इवेंट करना है, मैं कर पाती हूँ। तो और मुझे अपने लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदनी है, मैं खरीद पाती हूँ। फिल्म देखनी है, मैं देख पाती हूँ। मेरे लिए मुझे इस वजह से मैं अपने आप को सफल मानती हूँ। कोई रिग्रेट नहीं है। डांस करने की इच्छा थी तो कथक सीख रही हूँ, कर पाती हूँ। बस एक इच्छा रह गई, गाना नहीं आता। अभी तो टाइम है। यू हैव अ वंडरफुल टीम, आप क्लासेस शुरू करिए। मुझे गाना नहीं सिखाती, बोलते हम कर लेंगे, आप एज अ सिंगर आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड उनके दिल की क्या व्यथा होती होगी उस समय कि मैम है, चुप ही रहे। नहीं, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, आप ठीक आती, पर हमें गाने दीजिए। पर आप एक लाइन में बहुत सारे स्केल चेंज कर देती हैं। ये मेरा कमाल है। क्या बात है। A to E सारे स्केल छू लेती हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। कुछ मुझसे छूट गया है जो आपके व्यक्तित्व में अभी भी है जो मैं नहीं जान पाई हूँ, तो बताइए आप। एक सर्द मौसम और आगे आने वाला है, कुछ आग सीने में तभी भी रहने दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये जो खलिश है ये रहनी चाहिए दिल में, क्योंकि ये खलिश नहीं होगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? हाँ, बहुत ज़रूरी है ना।
रेस्टलेसनेस, बेचैनी थोड़ी सी तो ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं क्या पूछ सकती हूँ कि कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में आप आई हैं, आपने कड़क चाय पी है, आपको कैसा लगा? एकदम ताज़ा, एक क्या कहते हैं, ताज़ा दम महसूस कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. एक तो मैं अपनी पुरानी दोस्त से सालों बाद मिली हूँ, चाहे कड़क चाय के बहाने मिली हूँ, लेकिन सालों बाद मिली हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि आपसे राब्ता रहेगा। और सीमा, एक नुकसान होता है पर इसमें। क्या नुकसान होता है, बताइए। नुकसान ये होता है कि हम प्रिटेंस नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कि दोनों तरफ कैमरा लगे हुए हैं, और कुछ बातें जो आपको दुनिया से शायद नहीं बताना चाह रहे आप, पर आप प्रवाह में, रो में कह जाते हैं। ये तो है, कोई बात नहीं, दोस्तों के साथ ये होता है। कोई बात नहीं, हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच Thank you, Seema, for having me फॉर here. ग्रेसिंग माई शो। My pleasure. ये मेरे ऑडियंस हैं, छोटा सा परिवार है, और मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस। अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है, लेकिन ईश्वर की कृपा रही और प्यार करने वाले रहे, तो कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा पॉडकास्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और आमीन। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देती हूँ। इसी तरह कहानियाँ सुनाते रहिए। आज का एक ऐसा दौर है जहाँ किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। अपने लिए भी हम वक्त निकालने के लिए सोचते हैं कि कैसे चुराएं इन 24 घंटों में से कुछ पल खुद के लिए। वहाँ आप चाहे प्रोफेशनली जाकर बैठती हैं, बच्चों के साथ रहती हैं, और जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो हम अपने बचपन के साथ रहते हैं। हाँ। नो मैटर हमारे पास कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन आप इस दौर में कहानियां सुना रही हैं, आराम से इत्मीनान से बैठकर कहानियां सुना रही हैं, इससे अच्छी ब्लेसिंग और कोई नहीं हो सकती। Thank you so much. थैंक यू वंस अगेन। Thank you, Seema. So this was it, ladies and gentlemen, boys and girls and my dear friends। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की आज बात हुई है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो कहानियाँ हम बच्चों की बात कर रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं इन कहानियों से तो हमें भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम इन कहानियों से जुड़ते हैं तो बचपन से जुड़ते हैं, और जब हम बचपन से जुड़ते हैं तो वो इनोसेंस से जुड़ जाते हैं जो आज की तारीख में कहीं ना कहीं खो गई है। आई रियली होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में चाहे 2 शब्द लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। और वैसे आप जानते हैं सीमा आपसे बहुत प्यार करती है, और अगली मुलाकात तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।